ओके, सो प्रीवियसली देखते हैं, ऑलरेडी हमने क्या क्या कवर कर लिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स में प्रीवियसली हमने फोर्स के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया था। एक बार देख लेते हैं, सारा क्विक रिव्यू करते हैं, फोर्स हमने कैसे कैसे डिस्कस कर लिए हुए थे। सो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल हमने डिस्कस कर लिया था बिफोर दैट लेक्चर। फिर हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कैलकुलेट किया और इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ओके, फिर ये स्पेशल कुछ पॉइंट्स भी देखे कि फोर्स ऑन अ लूप, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो कैसा होगा, नेट फोर्स कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में दो पैरेलल वायर्स है तो कैसा होगा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने उसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं रेडियस की एंड डिफरेंट अदर वैल्यूज। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ तक बात कर ली थी, रेडियस एंड ऑल। अच्छा, इसमें एक पॉइंट था कि हमने जो डिस्कस किया हुआ है मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हम इसमें देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और चार्ज स्ट्रेट जा रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है अगर दोनों के बीच का एंगल स्ट्रेट होगा, क्लियर, स्ट्रेट एकदम, मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट होगा तो कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। क्लियर, आपको ये याद है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, स्ट्रेट है, और आपने एक चार्ज को रख दिया यहाँ पर, क्लियर, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना। और अगर साइन वी बी थीटा नहीं। इसके, हाँ, वी बी इसके डायरेक्शन में ही आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। सो दैट मीन्स इस पे फोर्स नहीं लगेगा अगर दोनों स्ट्रेट है। इसका मतलब हमने किसके लिए डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया 90 डिग्री के लिए। ओके, अब इसमें मैं एक स्पेशल पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक एंगल है 90 डिग्री नहीं है तो फिर क्या सिचुएशन होगी। मतलब स्पेसिफिक एंगल देखें, स्पेसिफिक एंगल आई मीन, सपोज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है लेकिन वो किसी डिफरेंट एंगल पर जा रहा है, लाइक दिस, इस थीटा एंगल पर जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। देन आई नो दिस स्पीड विल हैज टू कंपोनेंट्स। अगर ये थीटा एंगल पर है, एक कंपोनेंट होगा क्या, v cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा। नाउ थिंक which will make a circle, v sin theta or v cos theta? Because v cos v, theta becomes like cos yeah, theta becomes it will have no effect। हमें फोर्स के लिए v क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, दैट इज v sin थीटा। क्लियर, तो इसका मतलब सर्किल तो फॉर्म करेगा बट रेडियस का फॉर्मूला भी क्या आएगा, एम वी बाई क्यू बी, ये याद है सबको। यहाँ पर हाँ सर। क्या आएगा, v sin थीटा आएगा, पूरा v यूज नहीं करेंगे। समझ आया सबको। हाँ सर। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, इधर मैं इन्हें नोट्स में कवर करा सकता हूँ या फिर मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, एग्जाम में हम इन्हें सीखते हैं। क्लियर, एग्जाम में अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे देता हूँ तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया लाना चाहिए कि साइन थीटा इस बार 90 डिग्री नहीं है, साइन थीटा है। तो जिसे ये फॉर्मूला याद है और ये पैटर्न भी याद है कि सॉल्व कैसे किया, ही विल बी एबल टू सॉल्व कि यहाँ पर आंसर में v के साथ क्या एक्स्ट्रा आना चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, गुड। बट एक प्रॉब्लम है, v cos थीटा इज स्टिल देयर। v cos theta is what, it is a speed. That means the this v sin theta wants to make a circle, this v sin theta wants to make a circle, but v cos theta is stretching it this circle, so that means it will go like this. Clear, so when v and b are not perpendicular, they are not perpendicular, they are at some angle, then what happens, it make a circle but circle stretches away. That means it make a pattern which is सोलेनोइड similar to टाइप का spring। है। हाँ, सोलेनॉइड टाइप नहीं, स्प्रिंग। सोलेनॉइड तो एक फिजिकल एलिमेंट है, ये तो एक मूव कर रहा है ना एलिमेंट।
सोलेनॉइड नहीं बोलेंगे, वो एक फिजिकल मटेरियल है। जैसे एक बॉक्स है आपके पास, बॉक्स मतलब बॉक्स है, बॉक्स का शेप स्क्वायर है। ओके, तो ये बॉक्स नहीं है, ये शेप है, सोलेनॉइड के शेप का बोल सकते हैं। इट्स बेटर स्प्रिंग के शेप का बोल सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कॉल दैट शेप एज अ हेलिक्स, हेलिक्स और हेलिकल, हेलिकल शेप बनाता है। कब? सर मुझे व्हेन जाना ही लीगल शेप क्यों क्रिएट होता है? व्हेन v is at some angle, v and b at theta, v and b are at theta angle, तब हेलिकल शेप क्रिएट होता है। हाँ, क्या पूछ रहे थे अमित? सर क्या पूछ v रहे थे? sin theta will try to create a circle. Circle, but v cos theta is there, it is like a, suppose speed है 50, so 20 will make it a circle and some remaining part will move it away, so that's why it will behave like a spring. Its motion, its path will become like a spring. Okay, तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि मोशन देखो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हेलिक्स बन रहा है, बट मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये बताना चाह रहा था। डन? Yes. ओके, तो यहाँ पर हमने फोर्सेस की भी बातें कर ली और मोशन ऑफ पार्टिकल की भी बातें कर ली हैं हमने। तो आज हमारा एकदम नया पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली हमें जो कंसिडर करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज रिलेटेड टू, आई राइट, okay, so it says it represents the number of magnetic field lines passing through, और passing through को आप गलत सेंस में ना ले लो, it means passing through का मतलब है penetrating, so passing through का मीनिंग है यहाँ पर penetrating any area। मतलब क्या है देखें, suppose let's feel it like this, suppose ये एक मैग्नेट है, so इसके पास फील्ड होगी अपनी, ठीक है, सो आई हैव ड्रॉन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कभी कट नहीं करेगी एक दूसरे को, मे बी माइंड फिगर इट में कट, सो टेंशन नहीं है। सपोज आई प्लेस अ रेक्टेंगुलर एरिया है, क्लियर, सी, एंड आई प्लेस अ सिमिलर रेक्टेंगुलर एरिया है। Now what do you think, from which area the number of field lines are more? A. Pakka, because the rays which were already there, they are not going to penetrate it. Sir, can we say they are more concentrated? Yeah, they are more concentrated at A. Clear? So I'll say that at A, at point A, B is more. At point B, B is less. ठीक है, तो पॉइंट ए बी की जगह इन्हें पी क्यू कर लेते हैं, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, सो उसे बेटर आइडिया रहेगा। सो आई विल से दैट from this discussion it is very clear, or I just know that B at point P is greater than B at point Q. Clear? but फिगर से मैं ये भी बता सकता हूँ क्या, number of lines passing from
and B at Yeah, passing from B or sorry, passing from P is more than passing from Q. क्लियर? तो इसका मतलब मैं सीधी बात ये बताना चाहता हूँ, ये नंबर ऑफ लाइंस क्या है? फ्लक्स। तो इसका मतलब फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? बी पे डिपेंड करता है। बी जहां पे जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वहां पर फ्लक्स होगा। ये आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि इट इज इनडायरेक्टली व्हाट बी। सो बी एट पी हमें पता है ज्यादा है, दैट्स वाई ये वहां पर ज्यादा है। सो ये रिप्रेजेंट करता है क्या? फ्लक्स को। इसका मतलब फ्लक्स एट पी इज ग्रेटर देन फ्लक्स एट क्यू। तो ये चीज समझ में आया कि इसका मतलब फ्लक्स किस बात पे डिपेंड करता है? हाँ sir. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो फर्स्ट ये जो एक्सपेरिमेंट है, इससे मैं आपको क्या प्रूव करना चाहता हूँ? दैट फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विच मीन्स बी पे डिपेंड करता है वो। ये सबको समझ में आया? बी कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है, इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स हमारा चेंज हो गया है। क्लियर? नंबर टू ये भी बहुत सिंपल है। इस एक्सपेरिमेंट को भी देख लेते हैं। सपोज ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अभी ये एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सपोज एक लूप ये है, ठीक? एक लूप ये है और इसी के पास मैं एक बड़ा सा लूप बना दूं, ठीक है? ये P है और ये Q है। अभी बताओ किस पे जाने वाला फ्लक्स ज्यादा है? नंबर ऑफ लाइंस किस पे ज्यादा है? दोनों पे सेम लग सेम नहीं यार, क्यू ये पे। मैंने जस्ट एक पार्ट बनाया है, आप उसको इतना लिटरली नहीं ले। बताएं नंबर ऑफ क्यू लाइंस। क्यू पे ऑफ कोर्स क्यू पे ज्यादा है, बट रीजन क्या है? इज द रीजन इज मैग्नेटिक फील्ड? area शेप ऑफ द Area is the region. Yeah, area, shape, that is the reason. So number of magnetic lines, magnetic field lines, they are more in Q than in P. And what is the reason here? Is the reason magnetic field? No. The reason is area. Clear? So area of this Q is much larger than area of P. So this can be a possible reason कि वो magnetic flux उसमें से ज़्यादा जा रहा है. So flux of Q is greater than flux of P. सर। समझ आया? हाँ, सर अगर P मतलब जो ऑब्जेक्ट P पे रखा है वो अगर अट्रैक्टिव होगा लाइक मेटल होगा, और अगर Q नॉन मेटल होगा तो भी सेम ही होगा क्या? नहीं मतलब आप क्या इससे बताना क्या चाहते हो? सपोज ये मेटल है, मेटल और मैग्नेटिक का कोई रिलेशन नहीं है ना। मैंने ऐसा बताया क्या कि मेटल सारे मैग्नेटिक होते हैं? नहीं, कुछ मेटल्स होते हैं। बताएं कौन से मेटल हैं जो मैग्नेटिक नेचर कैरी करते हैं? इनको आयरन। आयन, हाँ, आयरन, निकल, निकल, कोबाल्ट। कोबाल्ट। आयरन, निकल, कोबाल्ट। तो ये मेटल्स अगर रख दोगे तो ये आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को भी अपने तरफ पुल कर लेंगे, ठीक है? तो वो डिफरेंट केस हो जाएगा कि हम जो है प्रेशराइज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ कि नहीं हमारे पास से ही जाओ। मतलब सपोज ये आयरन रखा है, ये नॉर्मल है, और लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, स्ट्रेट जा रही है। लेकिन अगर ये आयरन होगा तो ये क्या करेगा? जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है ये इसको भी अपने तरफ खींच लेगा। समझ आया? हाँ सर। तो वो हम काउंट नहीं करेंगे ना, ये तो हम प्रेशराइज करके उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो पॉइंट नहीं है। अदरवाइज ओके मेटल सर। नॉन मेटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका मतलब हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन area एरिया ऑफ दैट स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, थर्ड एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं।
ओके, अब दो एरिया हैं, सिमिलर एरिया है, ओके तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। ये ऐसे 3D में रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये ऐसा हमारा स्ट्रेट रखा हुआ है फ्रंट में। क्लियर? तो बताओ क्या प्रॉब्लम होने वाली है? दोनों एरिया सेम है। अच्छा रुके, ये एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, मैं इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लियर करता हूँ। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके की है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और एक लूप को मैंने ऐसे रख दिया हुआ है 3D में इसके अंदर, डन, और एक लूप को मैंने रख दिया हुआ स्ट्रेट। तो ये देखें, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये जस्ट इन द प्लेन है। तो बताए क्या सिचुएशन होगी? क्या ये इन द प्लेन वाले को पेनिट्रेट करेंगी क्या? नहीं। नो। तो इससे ये पता चल रहा है कि No. लाइंस विल नॉट पेनिट्रेट इन द प्लेन, ठीक है। अच्छा एक और चीज ऐड कर देते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, सर उनके थिकनेस से भी फर्क पड़ेगा। सर अगर थिकनेस उसी से में भी कुछ नहीं, thickness होगी तो नहीं penetrate थिकनेस से फिर फर्क क्यों पड़ेगा? सपोज ये लाइंस जा रही हैं, आप चाहे यहाँ पर स्ट्रेट रख दो, ये 3D में रखा हुआ है, ठीक है, इनसाइड रखा हुआ है एक प्लेन ये, और आप इतना थिक प्लेन रख दो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थिकनेस पे नहीं डिपेंड करेंगी ना। मैंने इन द प्लेन वाले की थिकनेस, तो फिर पेनिट्रेट करेंगे ना थिकनेस। नहीं, हमें एरिया पे देखना है, हमें मटेरियल पे नहीं देखना है, बहुत ही कम करेंगी। मतलब आप, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। सपोज ये है और आप बोल रहे हो कि ये मटेरियल जो है, ये हाँ मटेरियल का जो थिकनेस है, ये थिकनेस से मैटर करेगा कि वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे। क्लियर? हम उस एरिया पे नहीं देखते, हम इस एरिया को देखते हैं कि इसको पेनिट्रेट कौन करने वाला है। ये तो ऐसे इसको टच करके पास हो रहा है ना। हाँ। क्लियर? इस छोटे से एरिया पे बोल सकते हो कि इससे फ्लक्स पास हो रहा है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट इन दिस स्मॉल सरफेस। हम ये लार्ज वाले पे देखना चाहते हैं, तो उसको तो वो टच होके निकल रहा है। डन। अच्छा एक और मैं फिगर अभी कंप्लीट करता हूँ, एक और फिगर। सेम लूप, अब मैं इंक्लाइन रख रहा हूँ, 3D में है बट इंक्लाइंड है। सर उनकी अलाइनमेंट में चेंज होते हैं ना। हाँ, तो सेम एरिया है बट हमने उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया है, तो ये थीटा एंगल पर है लेट से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बताओ लेट से ये पी है और ये क्यू है, किस पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी? क्यों? क्यू पे नंबर ऑफ लाइंस, क्यू पे ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू पी। तो रीजन क्या है? इंक्लिनेशन। क्लियर? सो रीजन क्या है इस बार? रीजन है, थीटा रीजन है एंगल, एंगल विद बी, एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। सो एंगल। देखो, एंगल अगर मैं 0 डिग्री कर दूं, अगर थीटा 90 डिग्री कर दूं, तो बताओ मैक्सिमम होगा ना फ्लक्स? हाँ। मैक्सिमम फ्लक्स होगा मैक्स। अच्छा थीटा अगर 0 कर दूं तो मिनिमम। जीरो हो मिनिमम जाएगा। होगा, एकदम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल कैसा होना चाहिए? कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो आपको कोई ऐसा ऑपरेटर याद है साइन या कॉस में कि थीटा 0 रख दो तो 0 आ जाए, 90 रख दो तो एकदम मैक्सिमम आ जाए? हाँ साइन। साइन थीटा। साइन थीटा। क्लियर? तो इसका मतलब फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड करेगा, क्या? बी पे, ए पे और साइन थीटा पे। कोई एक अगर 0 हो गया तो तीनों चीजें 0 हो जानी होगी। सोचो बी अगर 0 हुआ तो भी फ्लक्स 0, अगर एरिया नहीं है, एरिया 0 तो भी 0, और ये एंगल 0, तो चाहे कितना बड़ा एरिया ले लो तब भी आंसर क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब हमें फॉर्मूले में इन्हें ऐड करना चाहिए या मल्टीप्लाई करना चाहिए? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब कोई एक अगर 0 हुआ तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है फ्लक्स का फार्मूला आपको समझ आ गया, बट एक प्रॉब्लम है यार।
देखने में तो ये साइन थीटा है, किसके बीच में एंगल? सरफेस और बी के बीच में। बट फिजिक्स में हम जो एंगल लेते हैं वो सरफेस से कभी भी नहीं लेते हैं, एरिया वेक्टर से लेते हैं। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पर कुछ चीजें चेंजेस आपको समझाऊंगा, क्या क्या एरिया ऑफ अ सॉरी डायरेक्शन ऑफ एनी सरफेस is considered perpendicular to the surface और ये ऑलवेज फिजिक्स में हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे। मतलब क्या है देखें, मतलब अगर 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 ये एक सरफेस ऐसे 3D में रखा हुआ है तो इसका जो डायरेक्शन हम कंसिडर करेंगे वो ये करेंगे, इट इज 90 डिग्री विद द प्लेन, और ये करेंगे। समझ आया? हाँ सर। इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया। यानी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा एरिया सरफेस एरिया सरफेस के। सो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज कंसिडर्ड एज ऑलवेज परपेंडिकुलर। मैं ए वेक्टर बोल सकता हूँ ऐसे, ठीक है? ए वेक्टर बोल सकता हूँ, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब अगर मैंने बना दिया है सरफेस को ऐसा, ठीक है, अगर सरफेस हमने ऐसा कुछ बना दिया हुआ है, 3D है बट इंक्लाइंड है, किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, लेट्स से इस एंगल पर इंक्लाइंड है, तो टेंशन नहीं लेना है, इसका परपेंडिकुलर इस तरीके से लेंगे या तो फिर ये लेंगे, यही दो आंसर्स होंगे हमारे। क्लियर? लेट्स से हमने फ्लैट बना दिया, प्लेनर एरिया बना दिया, तो इसका मतलब इसका इनटू हो सकता है या फिर आउट हो सकता है। सो इधर इनटू हो सकता है या आउट हो सकता है, ये दोनों एरिया वेक्टर हो जाएंगे। समझ आया सबको? तो इसका मतलब अगर मुझे इस केस में एरिया वेक्टर लेना था तो ये वाला फिर उल्टा एंगल लेना चाहिए था ना हमें। एरिया वेक्टर तो इसका ऐसा रहेगा, इसका मतलब हम जो साइन थीटा सोच रहे थे वो नहीं, साइन थीटा नहीं, क्या होना चाहिए था? कॉस थीटा होना चाहिए था। तो इसका मतलब अब मैं समराइज करूंगा फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। देखिए, फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, सर वो cos थीटा क्यों होना चाहिए था? नहीं सर, क्योंकि एंगल अब 90 माइनस थीटा हो गया ना। क्वेश्चन में दिया रहेगा ये थीटा, बट हमने बताया कि हम जो डिफाइन करते हैं थीटा वो ये होना चाहिए, तो मतलब हमें वैल्यू 90 माइनस थीटा लेनी पड़ेगी ना। सो 90 माइनस थीटा विल मेक इट अ cos थीटा। सो फॉर्मूला फॉर फ्लक्स, आपको ये याद रखना है सबको। फ्लक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फ्लक्स को लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? आपको नेम पता है ऑलरेडी इसका, फाई। सो फाई बिकम्स b इंटू a इंटू कॉस थीटा। और मैं फिर से क्लियर करूंगा, यहाँ पर आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्या? कि ये जो कॉस थीटा है, दिस इज नॉट एंगल बिटवीन सरफेस एंड b, इट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सर एरिया वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं यहाँ पे फिर से इसे हाईलाइट करके वापस से लिख दूंगा, वेयर एरिया वेक्टर मींस इट इज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस। सर या सर हम ये परपेंडिकुलर जो सरफेस है उसके कोई भी पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं ना? कोई भी पॉइंट से, द डायरेक्शन विल रिमेन सेम। किसी भी पॉइंट से आप देखो परपेंडिकुलर, इट विल बी सेम। सपोज ये मेरा स्क्रीन है और मैंने ये प्लेन ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पर ड्रॉ करो, यहाँ पर ड्रॉ करो, कहीं पे भी बोलो परपेंडिकुलर, तो इधर इनटू द प्लेन जाएगा या फिर आउट ऑफ द प्लेन आएगा, कहीं पे भी देख लो। हाँ सर। ठीक है?
सपोज एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इनसाइड रखा हुआ है, तो उसका जब परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना. सो डायरेक्शन इज ईस्ट ऑलवेज. ओके हाँ सर. ओके, फ्लक्स का फॉर्मूला सबको समझ आया? अच्छा, अभी नेक्स्ट एक यूनिट की बात कर लेते हैं. ये जो फ्लक्स है इसका स्पेशल यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है वेबर. वेबर ऑलरेडी मैंने एक बार बताया था, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का हमें वेबर से ही डिफाइन कर लेते हैं, के बारे में बताया. WB से रिप्रेजेंट करते हैं. तो मीटर का इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर. तो यहाँ से हम जस्टिफाई करते हैं कि B का यूनिट एक हो जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर. सॉरी, पहले मैं लिख देता हूँ टेस्ला. इसका यूनिट क्या हो जाता है? टेस्ला. और यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ नीचे क्या, कि 1 टेस्ला मीन्स 1 वेबर पर मीटर. या सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. और मैंने गॉस के बारे में बता दिया था आप लोग को. गॉस हाँ सर. गॉस इज आल्सो अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. 10⁻⁻⁴ टेस्ला. 1 गॉस मीन्स 10⁻⁻⁴ टेस्ला. क्लियर? तो ये कुछ चीजें हैं वो माइंड में रखनी है. तो फ्लक्स का सबको समझ आया? अभी क्वेश्चंस देखें. ओके सर लेकिन क्वेश्चन में जो थीटा दिया है वो भी तो लेके कर सकते हैं ना, बस साइन थीटा करना पड़ेगा. वो भी कर सकते हैं साइन थीटा लेके. बट जब आप मैंने बताया कि सॉल्विंग, अगर कभी स्कूल या कोई भी आप सॉल्विंग करोगे टीचर को, तो फॉर्मूले में आप साइन थीटा नहीं लिख सकते हो. तो उस तरीके से डेफिनेशन ही नहीं की गई है, इसलिए हम साइन थीटा बोलेंगे नहीं. ओके. हाँ आंसर आपका तब भी आ जाएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको. स्क्वायर प्लेट एक ए स्क्वायर एरिया की और उससे हमें फ्लक्स निकालना है. तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जब हम फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे तो हमें सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा, B इंटू ए इंटू कॉस थीटा. ठीक. और एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, फ्लक्स में B इंटू एरिया इज ए स्क्वायर कॉस 60 डिग्री नहीं होगा. सर कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है. ओके ठीक है. नहीं सर, यानी आप नहीं जब सर. बोलते हो तब आपकी आवाज ऐसे क्रैक होती है. हाँ सर, थोड़ा सा आवाज भी आता है एक्स्ट्रा कुछ तो. ओके लेट मी सी. अभी ओके आ रहा है क्या? हाँ सर अभी हाँ सर अब ठीक है. ओके तो देखें, फ्लक्स जो है वो cos थीटा इंटू है, और थीटा हमें 60 नहीं रख देना है, ये रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, बिटवीन एरिया वेक्टर एंड B. सो और एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन है? इसके परपेंडिकुलर से. क्लियर? दिस इज आवर एरिया वेक्टर. सो व्हाट एंगल आई विल बी यूजिंग? 30 डिग्री. क्लियर? तो इसका मतलब थीटा कितना है? 30 डिग्री है. तो फ्लक्स का आंसर क्या होना चाहिए? फ्लक्स शुड बी B इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री, विच इज √3/2 BA स्क्वायर.
आपको समझ आया यार? हाँ सर। एग्जाम में देखो वैल्यूज रहेंगी। हाँ पूछिए। एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप वैल्यूज टाइप रहेंगे, बी की वैल्यू गिवन होगी, यूनिट्स का आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया है यहाँ पर। सर फिर से या- आपकी आवाज क्रैक हो रही है। अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस क्रैक? सर सर अब ठीक अभी आ अच्छा रही है। है। जाता है फिर से आता ओके ओके, बीच बीच में पता नहीं यार, नेट कनेक्शन तो ओके दिख रहा है। है। सर नेट का फिर माइक प्रॉब्लम, नहीं। जूम का कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ अ, अगर दोबारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है सो बताएं, मैं एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करता हूँ, मे बी वो सही हो सकता है। ठीक है, यस। ओके। ओके अभी बताएं, तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन। ओके, सो एरिया वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर होगा, दो चांसेस हैं, इधर इनटू द प्लेन कंसिडर करेंगे या फिर आउट ऑफ द प्लेन कंसिडर। अच्छा, अगर इनटू द प्लेन करेंगे तब दो बी और ए के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0। जीरो। सो व्हेन ए को हम कंसिडर करेंगे इनटू द प्लेन, क्लियर, और व्हेन ए को कंसिडर करेंगे आउट ऑफ द प्लेन, तो फिर थीटा कैसा हो जाएगा? थीटा होगा 0 डिग्री, और इस केस में थीटा होगा 180 180 डिग्री। तो अगर मैं कॉस में आपको बताऊं कुछ वैल्यूज, कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, बट कॉस 180 डिग्री की कितनी होती है? -1। -1। तो जब आपको खुद सेल्फ अपॉर्चुनिटी है कि आप चूज कर सकते हो 0 या 180, मतलब आंसर प्लस आ सकता है या माइनस, तो अगर आपको चूज करना है सो आंसर आपको कैसा देना चाहिए? व्हेन यू आर गोइंग टू चूज पॉजिटिव फ्लक्स। ओके, so then if you are going to choose, then choose positive flux. so positive flux किस वाली वैल्यू से आएगा? ये वाली वैल्यू से। सर Clear? पॉजिटिव फ्लक्स ही क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि मतलब ये हमने एक पॉइंट टाइप बना लिया हुआ है कि हमें सपोज कुछ भी देना है हमें, ओके, तो हमें लेट से फ्लक्स लिखना है और हमें पता है कि दोनों चांसेस है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने ये रेफरेंस बना लिया कि हम सब पॉजिटिव आंसर देंगे। क्लियर? यस। सर हाँ, सर पॉजिटिव वैल्यू आई तो फिर वो डिनोट क्या करता है, लाइक एक्चुअली इन एंड आउट बताता है फ्लक्स। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लियर करूंगा कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, इन एंड आउट वाला फ्लक्स बताता है। क्लियर? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है इन हो रहा है या आउट हो रहा है फ्लक्स। बट अगर आपने एक स्ट्रेट सरफेस लिया है, लिया हुआ है, तो आप ये बोल नहीं सकते ना कि ये फ्लक्स इन है या आउट है, दोनों चीजें हो रही है ना। इन एंड आउट कब क्लियर होता है? व्हेन वी डिस्कस अ बॉक्स, और बॉक्स के अंदर मैग्नेट रख दिया है। क्लियर? और मैं इस फेस पे पूछूंगा तो गारंटी है कि इस फेस से बाहर ही जा रहा है फ्लक्स। डन। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक मैं इसे साउथ एंड बोल रहा हूँ, इसे नॉर्थ एंड बोल रहा हूँ, तो आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड घूम के वापस भी आती है, इट विल मेक ऑलवेज अ क्लोज लूप, तो इधर से इन आएगा।
सर लेकिन नॉर्थ वाली साइड में अंदर से तो आउट ही जा रहा है ना। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस, कि अंदर के रेफरेंस में फिर नहीं बोलते हैं। किसी बॉक्स के लिए मैंने बताया कि इन एंड आउट दोनों सेम चीजें हैं। ये सिंगल प्लेट रखी हुई है अगर, तो आप क्या बोलोगे कि इन है कि आउट है? दोनों चीजें हो रही हैं। इस हाँ। तरफ से देखोगे तो इन बोलोगे, इधर से बोलोगे तो आउट बोलोगे। मतलब इन आउट सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम किसी क्लोज कंटेनर पे बोलते हैं तो हम अंदर से नहीं देखते हैं। क्लियर? हमेशा कहाँ से देखते हैं? बाहर से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इन एंड आउट हैज नो मीनिंग, हैज नो मीनिंग। सर या वो हमें मतलब आपने जो बॉक्स वाला डायग्राम बनाया, या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पूछेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेंगे क्या? नहीं, एट अ पॉइंट नहीं, फुल एरिया पे पूछेंगे। किस एरिया पे फ्लक्स कितना है, मतलब लाइन कितनी जा रही है। सर वो बॉक्स 3D में कंसिडर करना है ना? हाँ, बॉक्स का एरिया कंसिडर करेंगे। बॉक्स का ये एरिया इस प्लेट पे पूछेगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, सो फ्रॉम दिस साइड हम बोलेंगे कि इन हो रहा है, और अगर इस साइड से बोलेंगे तो हमें लगेगा आउट हो रहा है। बट बॉक्स के केस में, इन द केस ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व कहाँ से करते हैं हम? ऑलवेज ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि आप अंदर जा ही नहीं सकते हो, ये मान के आपको रखना है। ऑलवेज ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड। सर या मतलब एरिया जो हाइट इनटू ब्रेड्थ है ना, वो हाँ वाला कंसिडर करना है। हाँ, जो इसके में हाइट इंटू विड्थ वाला आएगा। जो इस बॉक्स को मैंने 2D में बनाया है ना, 3D में इनसाइड है अभी इसका लेंथ, तो इस सरफेस का एरिया जो यूज होगा वो वाला यूज होगा। बाय द वे इतना रिक्वायर्ड नहीं है फ्लक्स में, ये डिस्कशन बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। फ्लक्स में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है ये जो डिस्कशन हम अभी करने लग गए हैं। हम मेन काम पे बात आते हैं। मैंने फ्लक्स समझाया क्यों है आपको, सेकंड दूसरा पॉइंट समझाने के लिए। cos 0 degree, so this will be b into l square। ओके, फ्लक्स का डिस्कशन हम बताते हैं कि मैं क्यों फ्लक्स पढ़ा रहा हूँ। फ्लक्स का इतना सेपरेटली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज़्यादा। फ्लक्स का इंपॉर्टेंस है जब हम चैप्टर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं जो आपके बोर्ड्स में भी है, ठीक है। आपके बोर्ड्स में भी ये नेक्स्ट जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो है। सो देख लेते हैं, इट इज फैराडेज लॉ। ओके, फैराडे साइंटिस्ट का नेम है, और उन्होंने एक लॉ बनाया जो कि मतलब रेवोल्यूशन था, करंट की फील्ड में रेवोल्यूशन था इनका लॉ। क्यों? क्योंकि इन्होंने करंट जनरेट कर दी थी। इन्होंने एक मेथड बताया हाउ टू जनरेट योर ओन करंट, और मतलब लार्ज स्केल में सिर्फ यही मेथड यूज होता है। जितने भी कॉमर्शियल एस्पेक्ट से करंट जनरेट होती है, जितनी भी करंट बनाई जाती है इस समय वर्ल्ड में, मोस्टली 90% केसेस में सिर्फ किसका यूज करते हैं? फैराडेज लॉ का। क्लियर? हाँ सर। तो देखिए ये लॉ क्या है एग्जैक्टली। हाँ, ये लॉ क्या है एग्जैक्टली, मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाऊंगा कि ये कर क्या रहे थे एग्जैक्टली। फैराडे क्या कर रहे थे, इन्होंने ऐसा एक लूप लिया हुआ था। डन। या लूप के जगह मैं कॉइल बना देता हूँ, ठीक है। कॉइल विल बी बेटर। या सर अभी आप, हाँ नहीं सर, पहले विजिबल नहीं था, अभी दिख रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो सपोज एक सोलेनॉइड टाइप का स्प्रिंग ले लिया हमने। डन। उन्होंने इससे कनेक्ट करा दिया एक एलईडी, ठीक है। एक एलईडी टाइप कनेक्ट करा दिया और ऊपर से एक मैग्नेट ड्रॉप किया। ओके, ड्रॉप्ड। अब बताओ क्या होगा? यहाँ पे फ्लक्स जा रहा होगा। हाँ। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब ये मैग्नेट थोड़ा और नीचे आ जाएगा, आफ्टर सम टाइम क्या सिचुएशन होगी?
फ्लक्स पे फ्लक्स कुछ की डेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। हाँ, Density बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, सो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल थे वो बढ़ गए। हाँ, तो इसका मतलब देखें अभी वो एक्सपेरिमेंट क्या एग्जैक्टली है। तो उन्होंने ये जज किया क्या कि जब ये मैग्नेट आफ्टर सम टाइम यहाँ पहुंचा तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थी वो काफी बढ़ गई। क्लियर? आफ्टर सम टाइम। ओके, तो उन्होंने नोटिस क्या किया, उन्होंने नोटिस किया, क्या चीज नोटिस की, नोटिस देखे, ऑब्जर्वेशन देखे दोनों में कि यहाँ पे फ्लक्स, लेट से फ्लक्स पास हो रहा था कुछ, इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अब पूरी पास होने लग जाएंगी ना यहाँ से। हाँ सर। क्लियर? सो फ्लक्स, लेट से सिचुएशन नंबर 1 है, सिचुएशन नंबर 2 है। तो और आप फ्लक्स, जो लिख रहे हो दिख नहीं रहा है। हाँ, हाँ, अभी देखा। दिख रहा है। एक मिनट, मेरा स्क्रीन, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की ये दिख रही है? हाँ, मेरे लैग आ रहा था बीच बीच में अच्छा, अभी। ओके ओके, थोड़ा सा लेट दिखता है सर, मतलब। ओके ओके, मे भी शायद फिर मेरा नेटवर्क इशू ही कुछ हो रहा होगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्या सिचुएशन आपको एग्जैक्ट समझ में आई? सबसे पहले फ्लक्स इन केस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बताया कि अगर किसी सर्किल या किसी सर्कुलर लूप से, किसी लूप से जाने वाला फ्लक्स चेंज हो गया तो वहां पर क्या जनरेट हो जाएगी, करंट। करंट। आप समझ रहे हो कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया ये था कि अब आपको करंट जनरेट करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करानी, क्या करना है, फ्लक्स चेंज कराना है, बस काम बन जाएगा। ओके सर, हाँ, मतलब वो मैग्नेट की पोजीशन चेंज करता है क्या फ्लक्स चेंज करने के लिए? अब आप बताओ, फ्लक्स मैंने आपको सिखा दिया है, सो देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू चेंज इट। ओके, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, हाउ मेनी वेज आर देयर टू चेंज द फ्लक्स। 3 चीजें हैंडल कर सकते हो ना आप, बी चेंज कर दो, ए चेंज कर दो, या फिर थीटा चेंज कर दो। इस क्वेश्चन में बताओ हमने क्या चेंज किया है, बी चेंज किया है, पास ले आए हैं मैग्नेट को। क्लियर? मैं एक एक करके सारे अभी डिस्कशन करूंगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या चेंज किया, बी चेंज किया है, पास ले आए मैग्नेट को, जिससे फ्लक्स चेंज हो गया। डन, एलईडी जल गई। अब पॉइंट ये थी कि जब उसने थोड़ी देर और एक्सपेरिमेंट किया, मतलब मैग्नेट जो है लूप के अंदर चला गया, तो जब मैग्नेट लूप के अंदर चला गया यहां पर, तब उसने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब उसने देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आफ्टर सम टाइम जब वो मैग्नेट नीचे पहुंच गया तो थर्ड केस में देखा, तो थर्ड केस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब एग्जैक्टली किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। फ्लक्स एट 2 इज इक्वल टू फ्लक्स एट 3। हाँ, तो पॉइंट ये नहीं है, अगर मैं 1 के रेस्पेक्ट में देखूं तो फ्लक्स तो चेंज है ना, 1 के रेस्पेक्ट में 3 पे फ्लक्स चेंज है, तो 3 पे तो चेंज होना चाहिए था, बट नहीं। तो इसका रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच में ब्रिज देखूं तो देयर इज डेल्टा फाई, change in flux is there, it is not zero, but in this case I'll say there is no change in flux. Clear? तो उसके एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि सिर्फ फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करती हैं चीजें। डन। फिर उसने और एक्सपेरिमेंट किया और मैग्नेट को बहुत ऊपर ऊपर से ड्रॉप किया, तो बेटा ज्यादा ऊपर से ड्रॉप करोगे तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, वी बढ़ जाएगी। तो उसने देखा कि एलईडी ज्यादा ग्लो कर रही थी, इसका मतलब उसमें करंट बढ़ गई। इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रही है करंट, स्पीड पे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब उसने और रिसर्च किया
तो बात समझ में आई कि ये फी इस पे वी पे तो डिपेंड नहीं कर रही है डायरेक्टली, ये डिपेंड कर रही है कि ये जो फ्लक्स चेंज हुआ ये कितना फास्ट हो गया। समझ आया किस बात पे डिपेंड कर रही है कि नंबर 1 फ्लक्स चेंज कितना तो हुआ नीचे गिरा और नंबर 2 कितना फास्ट हुआ। समझ आया किन बातों पे डिपेंड कर रहा था। हाँ हाँ, तो ये बताओ करंट जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए। सोचो एक बल्ब है और आपको करंट चाहिए यहाँ पर, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, एक मैग्नेट वोल्टेज। बैटरी पोटेंशियल। तो उसने इस तरीके से बताया किरचॉफ फैराडे ने कि ऐसा करने से फ्लक्स चेंज करने से क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल फिर क्या बना देता है, करंट। 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 तो मुझे लगता है आपको समझ आया कि वो रिसर्च क्या था उनका और उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करके सारे डेटा निकाले। अब मैं सारे डेटा नहीं लिख रहा हूँ कि स्पीड को कैसे किया, टाइम को कैसे किया, मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट अब लिखूंगा। ओके, तो फैराडेज लॉ सबको क्लियर है कि कैसे फैराडे ने कंक्लूड किया कि किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। ओके, चलिए अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सर EM है। ओके, तो जो भी मैंने लिखा वो सबको प्रोसेस समझ आ गया कि एक ईएमएफ डेवलप होता है, मतलब पोटेंशियल डेवलप होता है, वो करंट फ्लो कराता है, और जिनका नेम क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट। ओके, और and this process is called electromagnetic induction. The process is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction known as EMI. समझ आया सबको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है। अच्छा, अभी आपने एक चीज ध्यान नहीं दी, मैंने तो सिर्फ बताया कि क्या हो रहा है, मैंने भी लॉ नहीं बताया कि एग्जैक्टली उसका लॉ क्या है। तो लॉ है एग्जैक्टली, लॉ की बात कर लेते हैं। The induced EMF is proportional to the rate of change of flux. Rate of change of flux.
ओके, इसका मतलब फार्मूला हमारे पास आ गया क्या, वो जो V है पोटेंशियल, या फिर हम उसे E भी लिख सकते हैं, EMF, वो क्या है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो रेट मैंने बताया ना फिजिक्स में, डिवाइड बाय टाइम, तो आई कैन राइट इट डेल्टा फाई डिवाइड बाय टाइम। क्लियर? और डेल्टा फाई का मतलब है फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। और अगर फाई फंक्शन दिया है तो आप जानते हैं फंक्शन दिया है तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? ये सब कुछ हम बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज और प्रॉब्लम हुई, उसने तो एलईडी ग्लो कराई थी, तो ये बताओ एलईडी तो दोनों तरफ से ग्लो हो सकती है ना, मतलब सपोज इस पाथ में हाँ करंट चाहे ऐसे फ्लो हो या फिर करंट ऐसे फ्लो हो, एलईडी तो ग्लो करेगी ना। हाँ इसका मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम हो गई थी किससे, हमारे फैराडे से, कि उसने करंट की डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन करना भूल गया। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, इसमें डायरेक्शन की बातें नहीं कर पाया वो। तो डायरेक्शन की बात एक दूसरे साइंटिस्ट ने दी, क्या, यहाँ पर लिखेंगे लेंज लॉ, साइंटिस्ट का नाम था लेंज, लेंज लॉ। लेंज ने ये स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट बेस्ड कैसा था, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। क्या कि द इंड्यूस्ड current is such that it opposes the cause creating it। तो अभी ये आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा कि ये इसने क्या लिख दिया। एट द एंड बताया, लेंज लॉ ने फाइनली उसके फॉर्मूले को इम्प्रोवाइज किया और बोला कि ईएमएफ का फॉर्मूला होना चाहिए माइनस डी फाई बाई डी टी, एक माइनस होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स दैट इट इज गोइंग टू अपोज द कॉज। ये जो फॉर्मूला है ये अभी भी किसका है, ये फेराडे लॉ ही है, बस ये जो माइनस है, ये माइनस इज कंट्रीब्यूटेड बाय लेंज लॉ। दिस माइनस इज फ्रॉम लेंज लॉ। So this minus is from Lenz law, and this formula is still Faraday's law. क्लियर है? तो सबको समझ में आया कि फैराडे लॉ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कि आप कितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज करवा सकते हो। अभी हम डिस्कस करेंगे कि फ्लक्स कैसे कैसे चेंज करते हैं, कॉमर्शियली कैसे चेंज करते हैं, बट अभी पैटर्न समझ में आया? सर हाँ सर वो लेंस लॉ नहीं सर। हाँ, लेंज लॉ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि इट विल अपोज द कॉज क्रिएटिंग इट। मतलब समझना, समझिएगा। सपोज टाइप वन, अच्छा फ्लक्स चेंज कराना है तो हमें कुछ चेंज कराना पड़ेगा, ठीक है। सो सपोज फॉर फ्लक्स चेंज हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दिया। बताओ, फॉर फ्लक्स चेंज मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कॉज क्या है, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। डन। तो बताओ अपोज कैसे करेंगे, अपोज मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट विल, यस, इंड्यूस्ड करंट will increase the B। क्लियर? इट विल ट्राई टू इंक्रीज द B। अच्छा मतलब क्या है देख लेते हैं, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोग को। सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, एंड देयर इज अ लूप which is just entering in this magnetic field।
विद अ सर्टेन वेलोसिटी, लेट्स से v। बताओ क्या होगा जब ये एंटर करेगा, व्हेन लूप स्टार्ट्स टू एंटर, स्टार्ट्स टू एंटर, पता है क्या सिचुएशन होगी? फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा यार, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस अंदर ज्यादा आने लगेंगी ना, पहले कोई कुछ भी नहीं जा रही हैं। तो मैंने यार उल्टा लिख दिया यार, ऐसा नहीं लिखना चाहिए सर क्योंकि वो हम लूप उल्टा डिस्कस एक्चुअली इनटू करें। द प्लेन जा व्हेन द रहा है। लूप exits from the field, मतलब सोचो ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, डन, और ये जस्ट एग्जिट कर रहा है। बताओ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो क्या होने लगेगा? कम होगा। कम होने लगेगा। सबको समझ आया? बी कम होने लगेगा, विच मीन्स फ्लक्स क्या होगा? कम होगा। अच्छा, तो अब करंट को क्या करना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। करंट करंट को इंक्रीज बी होना इंक्रीज चाहिए। करेगा, ठीक है। सो इंड्यूस्ड करंट will increase the B, क्लियर? सर अच्छा, अब ये बताओ अगर आप करेगा नहीं। इंक्रीज करना है तो सेम डायरेक्शन में B चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए? टू इंक्रीज B, सेम डायरेक्शन में चाहिए। सेम डायरेक्शन। या we need B induced in same direction, समझ? सेम डायरेक्शन यानी इसका मतलब इंड्यूस्ड की डायरेक्शन क्या होगी? into the plane. टू द तो बेटा इनटू द प्लेन है, तो बताओ करंट कैसी होनी चाहिए? Out. और B टू बी इनटू द प्लेन, करंट कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। पक्का सबको समझ में आया? जी इनटू द प्लेन, हाँ सर क्लॉकवाइज। B into the plane, so induced current should be clockwise। तो ये लेंज ने बताया डिस्कशन की यार करंट की डायरेक्शन कैसे होने वाली है। सो इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज। सर मतलब नेट में जो भी होता है वो सेम ही रहता है। हाँ, तो नहीं नेट में भी सेम नहीं रहता, इतना ज्यादा नहीं इंड्यूस कर पाएंगे ना, क्योंकि इंड्यूस बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है और बहुत सारा लॉसेस भी तो होगा ना। तो अमाउंट सेम नहीं बोल सकते, बस ये बोल सकते कि ये ट्राई करेगा और उसके अकॉर्डिंग कैसा होगा। तो जब ये लूप बाहर एग्जिट कर रहा होगा, जब ये लूप बाहर एग्जिट कर रहा होगा तो इसमें करंट कैसी फ्लो होने लग जाएगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। दिस इज इंड्यूस्ड करंट। समझ आया सबको? सर या सर मतलब जितने रेट से मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है उतने रेट से करंट इंक्रीज होगी, क्या डिफरेंस है? जितना फास्ट मूव करा दोगे उतना स्पीड से फ्लक्स चेंज होगा, उतनी ज़्यादा करंट आएगी। तो जितना आगे आप देखेंगे जब मैं बताऊंगा टरबाइन वगैरह जो बनाते हैं, टरबाइन को जितना फास्ट घुमाओगे उतना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, उतनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी। ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो मुझे लगता है डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट के आप लोग समझ गए हो। टाइप 2 में मैं चीज़ें फास्ट लिखने का ट्राई करूंगा। टाइप 2 सर इंड्यूस करंट वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा ना? हाँ, मतलब डायरेक्ट वी नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे कोई ऐसे मूव कर रहा है तो उसका वी थोड़े ना डिपेंड करेगा, नहीं। कॉज देखो, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है। वी ज्यादा मतलब क्या है? कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो ऑटोमेटिक करंट बढ़ जाएगी ना। अच्छा, इंड्यू ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है ईएमएफ। करंट कैसे निकाल सकते हैं? वी बाई आर, ठीक है। फैराडे ने फॉर्मूला दिया ईएमएफ का और बताया अगर अगर ऐसे क्लोज है लूप तो फिर करंट भी फ्लो हो जाएगी।
टाइप 2 देखें। सो यहाँ पे हमने फ्लक्स चेंज का एक दूसरा सिनेरियो नोटिस करते हैं। क्या इंटर कर रहा है लेट्स से लूप में, लूप जस्ट एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो बताओ फ्लक्स चेंज के लिए बी क्या हो रहा है? फॉर फ्लक्स चेंज इंक्रीज बढ़ रहा है। बी करंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। बी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो इंड्यूस वाला क्या करेगा? बी डिक्रीज। इंड्यूस बी विल डिक्रीज दिस। इंड्यूस्ड बी। हाँ, इंड्यूस्ड बी जो इंड्यूस करंट के वजह से हो रहा है वो डिक्रीज करेगा हमारे एक्चुअल बी को। तो अब बताओ, अगर बी इनटू द प्लेन है तो डिक्रीज करने के लिए कैसा रखना चाहिए हमें? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द आउट। क्लियर? सो एज बी इज इन, as B is into the plane, so इंड्यूस्ड बी यानी क्या होगा? induced current जो B जनरेट कर रही है, ये करंट के वजह से राइट हैंड रूल से जो निकाल रहे थे हम, मतलब induced B is B due to induced current, no? हाँ, B ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो B is into the plane, so to decrease it, उसे डिक्रीज करने के लिए हमें कहाँ चाहिए? B इंड्यूस्ड induced आउट should ऑफ be, द yeah, so B induced should be out of the plane. क्लियर? तभी तो वो डिक्रीज कर पाएगा। तो इसका मतलब आउट ऑफ द प्लेन के लिए इंड्यूस्ड करंट कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। एंटी क्लियर? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो अभी आप लोग मुझे लगता है समझ गए हैं सारा डायरेक्शन का खेल। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये लूप एंटर करेगा, जब ये लूप इसके अंदर एंटर कर रहा होगा, उस समय करंट इसमें कैसी फ्लो करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो सबको यहाँ पे मेथड ये समझ में आया कि करंट की डायरेक्शन कैसे जस्टिफाई करते हैं, लेंज लॉ ने क्या बताया, करंट कैसे देखेंगे। तो बस आपको चेक करना है क्या कि कॉज क्या है और आपको उसे कम करना है बस। तो अगर आपको इंक्रीज करना है तो सेम डायरेक्शन में चाहिए, और अगर डिक्रीज करना है तो बी आपको अपोजिट डायरेक्शन वाला चाहिए। डन? ओके, चले। तो अभी हमें देखना है मेथड ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, जो मैं आपको बता रहा था कि कितने कितने डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। सो बहुत सारे मेथड्स हैं, हम कुछ फेमस वाले ही देखेंगे। मेथड्स फॉर चेंजिंग फ्लक्स। ओके, तो नंबर 1 क्या कि यार लेट्स से ये कॉइल रखी है और आप इस मैग्नेट को मूव कराओ। समझ आया? मैग्नेट को हेयर एंड देयर मूव कराओ, तो इससे जाने वाला फ्लक्स क्या होगा? बार बार चेंज होता रहेगा। समझ आया सबको? हाँ, सो टू चेंज द फ्लक्स, मूव द मैग्नेट, मूव द मैग्नेट। क्लियर? अच्छा, मूव द मैग्नेट करके मतलब हम किसे चेंज कर रहे हैं? बी को चेंज कर रहे हैं। क्लियर? हेंस द फ्लक्स इज चेंजिंग। अच्छा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट मूव करा पाते हो, ठीक है। जितना फास्ट आप मूव कराओगे उतना फास्ट फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही ज्यादा करंट मूव होगा। डन? सो फास्टर द मैग्नेट मूव्स,
higher will be the flux change, or I'll say time for the flux change will be less. Okay, so faster the magnet moves, rate of flux change is fast. सर अगर कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव करेगा तभी भी सेम हाँ इट वो इज बिल्कुल होगा, सेकंड मेथड वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स is higher. So the induced current will be higher. ओके अभी सेकंड सिनेरियो ये है कि कॉइल को ही मूव करा दो, मैग्नेट को रखा रहने दो, कॉइल को मूव करा देते हैं। सो मैग्नेट रखा रहेगा और हम कॉइल को मूव करा दें, ये भी एक पैटर्न हो सकता है, मूविंग द कॉइल। ओके, मूविंग द कॉइल। लेकिन यार ये दोनों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ऐसा कुछ बना दिया जिसमें आपने कॉइल को मूव करा रहे हो, मैग्नेट को मूव करा रहे हो, तो दे विल टेक अ स्पेस। मतलब मैग्नेट को फास्ट मूव कराने के लिए स्पेस चाहिए होगा ना। तो ये जो दो डिवाइसेस आप बनाओगे जिसमें आप मैग्नेट को मूव करा रहे हो या कॉइल को मूव करा रहे हो, इनसे अगर आप करंट जनरेट करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम हो जाने वाली है। क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? एरिया कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। समझ आया? तो थर्ड इफेक्ट हम देखेंगे, जो थर्ड सेटअप है, चेंजिंग द एंगल। इलेक्ट्रोमैग्नेट। या थर्ड इफेक्ट है जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही एफिशिएंट है, और यही वाला मेथड हम यूज करते हैं, चेंजिंग द एंगल। कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। डन। अच्छा, एंगल कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, सबसे बेस्ट मेथड है एंगल चेंज करने का कि सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे रख दो लूप, ओके। सो ये है लूप, और इसे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दो, रोटेट। देखो कितना बेस्ट होगा। अभी अगर हम रोटेट करा रहे हैं तो देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या क्या एंगल बनेगा, आप लोग को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो मैं अगर इसे रोटेट कराऊंगा तो देखिए, पहला केस तो ये खुद अभी जैसा है, पहला केस हो गया ये जैसा है अभी ऐसा, ये बता अभी एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? थीटा। थीटा तो 90 परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब कितना होगा? 90 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब फ्लक्स क्या होगा? 0, ठीक है। सेकंड जब ये प्लेट घूमते घूमते ऐसे स्ट्रेट भी तो हो जाएगी एक टाइम बाद। क्लियर? अब बताओ एंगल कितना हो जाएगा? 180 जीरो होगा। 180 या फिर 0? जीरो। तो लेट्स से हमने बताया था कि सेम डायरेक्शन को आप 0 कंसिडर कर लो, तो ये हो गया क्या? 0। तो फ्लक्स कैसा हो गया? मैक्स। cos 0 1 होता है ना, सो फ्लक्स कितना हो गया? मैक्स। तो देख रहे हो 0 से सीधा किस में आ गया? मैक्स में। चेंज दिख रहा है फ्लक्स में? हाँ। अच्छा, फिर रोटेट करा दो, मतलब अभी कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है तो थोड़ी देर बाद फिर से सीधा हो जाएगा ना। इसका मतलब स्टेप वाइज अगर देखेंगे कि थोड़ी देर में ये फिर से स्ट्रेट हो जाएगा, सो फिर से फ्लक्स क्या हो जाएगा? 90 और फ्लक्स आ जाएगा 0। तो ये यहाँ पर समझाना चाह रहे थे कि देखो चेंज कितना अच्छा हो रहा है। पहले हुआ 0 टू मैक्स, देन मैक्स टू 0, फिर से चेंज हो गया। तो देख रहे हो कितना एफिशिएंट मेथड होता है कि आप कॉइल को रोटेट करा दो। तो आपको पता होगा ऑलरेडी, हमारे सिलेबस में होता है जनरेटर। जनरेटर क्या काम करता है? जनरेटिंग करंट। मैकेनिकल एनर्जी इनटू जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट एनर्जी। सो इट मींस मैकेनिकल एनर्जी
हम इसे रोटेट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और उससे क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड। सर वो कॉइल होती है ना जिसे रोटेट हाँ हाँ करते हाँ, एनर्जी, मिल्स में। हाँ कॉइल होती है, मतलब एक लूप, लूप मतलब कॉइल ही रहेगा ना। मैकेनिकल हाँ एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट द कॉइल and it generates the electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्मेट में, करंट के फॉर्मेट में। सबको पैटर्न समझ आया? सर हाँ, सर मैकेनिकल एनर्जी मतलब कौन से टाइप की एनर्जी यूज करते हैं जनरेटर में रोटेट? कोई सी जनरेटर में हम यूज करते हैं पहले फ्यूल। फ्यूल से एक जो है इंजन लगा होता है, वो इंजन क्या करता है, इसे रोटेट कराता है, तो उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं। सर थर्मल पावर प्लांट में हाई प्रेशर स्टीम यूज करते हैं ना। अब जैसे हमें एट द एंड इसे लूप को घुमाना है, तो इधर आप डीजल या पेट्रोल डालकर इंजन, जैसे कार का इंजन व्हील को घुमाता है ना, वैसा इंजन उसको घुमाता है, कॉइल को। सोचो अगर कोई ऐसा चीज आ जाए जो अकेले कॉइल को घुमा पाए, जैसे कि हम सिस्टम देखते हैं, टरबाइन सिस्टम। क्लियर? जो टरबाइन सिस्टम होता है उसमें ऊपर से वाटर गिर रहा होता है, वो इस टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन से कनेक्टेड होती है क्या, कॉइल। तो कॉइल घूमती है, तो जितना फास्ट पानी का, वाटर का फ्लो होगा, जेट होगा, उतना फास्ट इस फैन को घुमाएगा, और ये टरबाइन फैन कनेक्टेड होता है इससे, कॉइल से, वो कॉइल रोटेट होगी और करंट जनरेट होगी। क्लियर? हाँ सर। तो जितने भी स्टैंडर्ड हैं, जितने भी स्टैंडर्ड जनरेशन है, वो सारे यही टेक्निक यूज करते हैं क्या, टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन को घुमा के वहां से क्या जनरेट करते हैं, करंट। क्लियर? टरबाइन को घुमा के कॉइल को घुमाते हैं और करंट। एक सेकेंड, टरबाइन को घुमाने के देखो कितने मेथड है, जैसे आपने देखे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के बहुत मेथड है। एक तो गया टरबाइन वाला, एक होता है ये सी शोर पे जो हम यूज करते हैं टाइडल एनर्जीज को। क्लियर? न्यूक्लियर एनर्जीज को यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट को यूज करते हैं। सबका एक ही टारगेट होता है क्या, टरबाइन को घुमाना। टरबाइन घूमेगा, कॉइल घूमेगी, और फ्लक्स के थ्रू करंट जनरेट होगी। हाँ पूछे अमितराज। सर बट इससे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होती रहेगी मतलब। होगी, चेंज होगी, तभी तो हमें यहाँ पर कौन सी करंट मिलती है, एसी करंट मिलती है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया ना, इन के लिए कुछ और होगा और आउट के लिए डिफरेंट होगा, तो इन एंड आउट में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। सो इस केस से करंट की डायरेक्शन तो चेंज होने ही वाली है। क्यों? अभी फ्लक्स बढ़ रहा है, देखो अभी फ्लक्स बढ़ रहा है और इसमें फ्लक्स कम हो रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी ना। हाँ सर। इसलिए हमें कौन सी करंट मिलती है, एसी करंट मिलती है। यहाँ से डायरेक्शन ऑफ जनरेटर से कौन सी करंट मिलती है, एसी करंट मिलती है। सर एसी करंट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, एक ऐसी करंट जो अपना साइन बार बार चेंज करेगी, पहले प्लस रहेगी फिर माइनस होगी, फिर प्लस रहेगी फिर माइनस। अल्टरनेटिंग। और सर डीसी क्या रहता है, डीसी करंट? तो डीसी इस फिक्स करंट रहता को है, सर डीसी कैसे डीसी कहते फिक्स हैं? रहता है। एक बार अगर पॉजिटिव पल्स गई तो पूरी पॉजिटिव पल्स जाएगी, नेगेटिव एकदम ऐसा जीरो पे रहेगा। इस तरीके से डीसी करंट मूव होती है, ठीक है। लेकिन एसी करंट कैसे मूव होती है, पहले पॉजिटिव रहेगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी, लाइकवाइज। सर सर हमारे घर पे जो आती है वो अल्टरनेटली कौन सी करंट होती है? हमारे घर पे जो आती है वो अल्टरनेटिंग होती है। अभी ऐसा करूंगा मैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आप लोग रिकॉल करें, मैं डीसी वर्सेस एसी आपको समझा दूंगा, क्या क्या दोनों के कंसिक्वेंसेज हैं, क्या अच्छी बातें हैं, खराब बातें हैं, पूरी हिस्ट्री आपको डीसी वर्सेस एसी करवा दूंगा, ठीक है। एक लोग कोई मुझे रिकॉल कराएगा नेक्स्ट लेक्चर में कि डीसी वर्सेस एसी, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करके डीसी वर्सेस एसी समझाएंगे, ठीक है। सर हाँ यहाँ पे हमें क्या लिखना था,
direction of flux changes. So the induced current, so the direction of induced current will change. Induced current will change. Clear? So that means from this generator, which type of current will generate? It will be a alternating current. ठीक है सबको? हाँ सर। अच्छा, इसके बाद हम दोनों टाइप के जनरेटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एसी करंट अगर जनरेट करना है तो सिंपल जनरेटर है जैसा आपने अभी देखा। अगर डीसी जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा जुगाड़ लाना पड़ेगा। सपोज ये लूप आगे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं करंट को, तो अभी क्या हो रहा है, लेट्स से करंट पहले यहाँ से फ्लो हो रही है, डन, इस वायर में। फिर थोड़ी देर बाद नेक्स्ट लूप में करंट ने डायरेक्शन उल्टा कर दी, ऐसे फ्लो होने लग गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट कर ले तो ये जो हमारी वायर है ये अगर इससे आके कनेक्ट हो जाए तो करंट ने तो चेंज कर दी, स्लिप रिंग्स का ना। हाँ एग्जैक्टली तो हमें तो करंट ऐसे ही मिलने लग जाएगी ना दोनों ही केस में। तो मतलब हमें स्प्लिट रिंग यूज करनी पड़ेगी। वो स्ट्रक्चर मैं आपको पूरा नेक्स्ट उसमें बताता हूँ, ठीक है? तो फैराडे लॉ अच्छे से समझ में आया? फैराडे लॉ, सर एक बार वो जो टाइप 1 टाइप 2 आपने बताया था वो समझाना। चलो ठीक है देख लेते हैं। तो आपने उधर फ्लक्स इज इक्वल टू 90 लिखा है। यार इंड्यूस्ड मतलब है वो जो करंट जनरेट हुई है उस करंट की भी तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना। हाँ B of induced current, sorry, B due to induced current is called induced magnetic field. ठीक है? सर हाँ सर हम ये फैराडेज लॉ है वो सिर्फ लूप के लिए कंसिडर करते हैं या फिर स्ट्रेट वायर्स के लिए? स्ट्रेट वायर्स के लिए भी कंसिडर करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन। आई फॉरगॉट टू टेल यू, एकदम स्पेशल पॉइंट डाल के लिखो। लिखे फैराडेज लॉ वर्क्स for even works for a single conductor. सर या इसका जब मतलब ये, हाँ जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे फॉर अ स्ट्रेट वायर या तो जस्ट वेट I'll explain I know. So पॉइंट ये है, व्हाट आई मीन बाय सिंगल कंडक्टर मतलब सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर? सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो तरीका है कि फुल लूप यहाँ पे आ जाए, फुल लूप इंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लक्स चेंज होगा क्या? फ्लक्स चेंज होगा, डन। एरिया कितना यूज करेंगे? एरिया अगर ये L लेंथ है तो L स्क्वायर, डन। अब मैं एक सेकेंड सिनेरियो बना रहा हूं। अच्छा एक चीज मैं भूल गया, दिस इज लूप मींस इट इज हॉलो, दिस स्पेस इज हॉलो, इट इज अ लूप, हाँ ये हॉलो है। क्लियर? अच्छा अभी सिचुएशन ये है कि ऐसा कुछ है, शी शेप है, क्लियर? ये आगे की तरफ मूव हो रहा है v वेलोसिटी से, तब भी हम एरिया क्या यूज करेंगे, ये समझ आया? सो अभी ये क्या है, लूप इज नॉट लूप, इट इज शी शेप।
तब भी हम एरिया क्या लेंगे, L square. एरिया विल बी एल स्क्वायर। समझ आया? तो ये वैलिड होती है कंडक्टर के लिए भी। मतलब अगर हमने सिर्फ एक वायर ले ली और इसे v स्पीड से मूव करा रहे हैं, शेप क्या है अभी, लूप नहीं है, इट इज जस्ट वायर, ओनली वायर, तो एरिया क्या लेंगे, तो एरिया लेंगे कि ये थोड़ी देर बाद कहाँ पहुंच जाएगा। लेट से थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा ना, तो दिस विल बी आवर एरिया। सर सी शेप का वापस एक्सप्लेन कीजिए मेरे को। सी शेप का क्लोज करेंगे हम, कहाँ तक क्लोज हो पाता है। जैसे सी शेप है तो हम अभी भी उसे, सी शेप मतलब ये स्क्वायर ही है, अभी सिर्फ क्लोज्ड नहीं है, तो अगर क्लोज्ड नहीं है तो हम खुद से इमेजिनरी उसे क्लोज मान सकते हैं और एल स्क्वायर कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर एक सिंगल वायर है तो हम देखेंगे कि वो मूव करने में कहाँ तक कवर कर ले रहा है। क्लियर? तो एरिया क्या होगा, या जस्ट वेट, एरिया क्या होगा, तो एरिया अब हम ऐसे नहीं बता सकते, एरिया कैसे बताएंगे, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। देखो टी टाइम के बाद एरिया क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, x इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। समझ आया? VT। तो तो एरिया हो जाएगा लेंथ वो इनटू लेंथ। x, व्हिच इज लेंथ इनटू vt। समझ आया? हाँ सर। सर ओके। VT मतलब और ईएमएफ कितना हो जाएगा, इट विल बी फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई और डी फाई बाई डी टी। और फाई कैसे लिखेंगे, ये इसका चेंज, तो बेसिकली टाइम का डिवाइड करना है ना, मैं डेल्टा फाई बाई टी लिखेंगे, ये हो जाएगा बी इंटू एरिया कितना है, एल वी टी डिवाइड बाई टी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसके ईएमएफ का फॉर्मूला आ जाता है बी एल वी। अगर एल लेंथ का कंडक्टर मूव कराएंगे तो कितना ईएमएफ आएगा। अब डाउट ये है कि ईएमएफ का मतलब क्या है, ईएमएफ का मतलब है कि ये वायर एक चलती फिरती बैटरी बन जाएगी, सिर्फ करंट नहीं फ्लो होगी। करंट कब फ्लो होगी, क्लोज होगा जब, क्लोज होगा जब। हाँ, तो यहाँ पर ईएमएफ होगा क्या, यस ईएमएफ होगा, करंट होगी क्या, नो। नो, बिकॉज इट इज नॉट क्लोज। बट अगर मैं इसे क्लोज कर दूं, इसे ऐसे एक वायर के थ्रू ऐसे रेजिस्टेंस से क्लोज कर दूं, तो नाउ द करंट विल फ्लो। समझ आया? तो जैसे ये कंडक्टर है, तो ये बैटरी है, अभी अगर मैं बात करूं ईएमएफ है, बट करंट होगा क्या, अभी करंट नहीं होगा। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को मैं क्लोज कर दूं, कुछ एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूं, तो फिर तुरंत इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। समझ आया? हाँ सर। या पूछिए। और स्कूल में म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के बारे में भी सिखाया है। हाँ वो नेक्स्ट वो होगा ना, अभी तो हम सिर्फ इंडक्शन पढ़ रहे हैं, बाद में म्यूचुअल और सेल्फ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये समझ में है सबको, इंडक्शन समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है, जनरेटर्स, एसी करंट और डीसी करंट के बारे में, और उसके बाद फिर हम इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन। डन? चले सर? तो हाँ पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रिंसिपल ऑफ मोटर भी एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ दोनों चीजें करेंगे, मतलब जनरेटर के साथ साथ मोटर भी डिस्कस कर लेंगे। तो मोटर तो सर वो हाँ मोटर उसका रिवर्स आइडिया है, उसका रिवर्स आइडिया है कि हमें पता है कि जब रोटेट करने से करंट आ रहा है तो करंट फ्लो होने से रोटेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीजें कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, मोटर और
सर जनरेटर से सबसे रिलेटेड। पहले इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंट हुआ था या जनरेटर? आप बताओ आई थिंक सर क्या सबसे लगता पहले मोटर जनरेट हुआ था, फिर उसकी उल्टी आइडिया यूज करके उन्होंने फिर जनरेटर बनाया। है? अच्छा, बेटा मोटर को चलाने के लिए करंट कहाँ से मिली? जनरेटर से। अच्छा हाँ। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिकल जनरेटर आएगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मोटर आएगी, लेकिन नॉर्मल मैकेनिकल मोटर थी ऑलरेडी। मतलब ये जो कार चलाते हैं वो वाला मोटर ऑलरेडी था। इंजन आई मीन, फ्यूल व्हाट आई देके मीन इज इंजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीजें नहीं थी, इंजन था। चले ठीक है, एक बार ये सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे और मैंने जो बताया टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस एक बार आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके हाँ ओके, बाय बाय एवरीवन। बाय। Thank you, sir.